वेकअप जिंदगी में अब खबरें विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले फिरोजाबाद स्टेशन से 300 किलोमीटर दूर जहां पर दिल्ली की तरफ जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से की लाइन पर आमने सामने टकरा गई, जिससे कालिंदी एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर से फर्रुखाबाद होते हुए भिवानी जा रही थी। गाड़ी का इंजन एक ही पटरी पर आ रही मालगाड़ी से टकरा गया, जिससे मालगाड़ी और कालिंदी एक्सप्रेस दोनों के डिब्बे ही पटरी से उतर गए। जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया। फिलहाल अति व्यस्त दिल्ली कानपुर रेल ट्रैक ठप हो गया है। अलग अलग स्टेशनों पर ट्रेनें अभी खड़ी हैं। मुझे इस समय आप सिचुएशन पे फोकस करने दीजिए। कालिंदी एक्सप्रेस इससे आगरा वाली गाड़ी से टकराई है। अब क्यों हुआ है, क्या हुआ है, दिस इज येट। इसमें कोई घायल है? कोई घायल नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है। रेलवे ट्रैक बंद है? रेलवे ट्रैक बंद है, अप एंड डाउन। रेस्क्यू वर्क शुरू हो गया है? ERT आ रही है, हमारी ERT काम कर रही है। फिरोजाबाद जिले के टूंडला रेलवे जंक्शन से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कालिंदी एक्सप्रेस से एक बड़ा हादसा हुआ है। कालिंदी एक्सप्रेस सिग्नल को तोड़कर ओवरशूट कर एक मालगाड़ी से टकराई है। मेरे पीछे देखिए, मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। देखने से पता चल रहा है कि कितना बड़ा हादसा हुआ है। अब रेल प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर हैं। राहत कार्य और बचाव कार्य अभी जारी है, लेकिन इस पूरे घटना में अभी किसी घायल की और किसी की कैजुअलिटी की घटना सामने नहीं आई है। अब देखना यह होगा कि ये रेलवे ट्रैक कितनी देर में सुचारू रूप से चालू किया जा सकता है। अभी प्रशासन की माने तो रेलवे ट्रैक को चालू करने में महज 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। निकुंज यादव, फिरोजाबाद, APN न्यूज। तो फिरोजाबाद के टुंडला में हुए हादसे पर नॉर्दर्न रेलवे के CPRO विजय कुमार ने कहा कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और जल्द ही रूट को दुरुस्त कर लिया जाएगा और खोल दिया जाएगा। हमने हेल्पलाइन नंबर्स टुंडला, कानपुर और इलाहाबाद में स्टार्ट किए हैं, ताकि जो भी कालिंदी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे यात्रियों के परिजन हैं वो उनसे जानकारी ले सकते हैं। हालांकि कुछ हुआ नहीं है। टुंडला स्टेशन पर कुछ बसेस का अरेंजमेंट किया जा रहा है ताकि यात्रियों को लेकर के अगर किसी को दिल्ली की तरफ जाना है तो वो जा सकें। इसके अलावा स्टेशन पर कैटरिंग, टी, फूड पैकेट्स इत्यादि की भी व्यवस्था की जा रही है और हमें फर्दर जो भी अपडेट होगा हम आपके पास आएंगे। तो कालिंदी एक्सप्रेस और मालगाड़ी आमने सामने से टक्कर, कालिंदी एक्सप्रेस के 4 डब्बे पटरी से उतर गए थे। कानपुर से भिवानी जा रही थी ये कालिंदी एक्सप्रेस और ये दुर्घटना सामने आई है। निकुंज हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। निकुंज, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है कई मायनों में भयावह है, लेकिन कोई हताहत नहीं है। क्या कुछ ठीक जानकारी अभी, और आखिरकार इसके पीछे जिम्मेदार कौन? जी अरविंद जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला फिरोजाबाद जिले के टुंडला रेलवे स्टेशन से महज 1 किलोमीटर दूरी का है। यहाँ पर कालिंदी एक्सप्रेस ओवरशूट होकर सिग्नल तोड़कर मालगाड़ी से गई है, जिसकी मालगाड़ी और कालिंदी एक्सप्रेस की भिड़ंत में कालिंदी एक्सप्रेस के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। जैसा आप दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, डिब्बे उतरते ही रेलवे ट्रैक बाधित हो गया है। तकरीबन 3 बजे से लेकर अभी तक सुबह का 7 बजने जा रहे हैं, 7:30 हो रहा समय, ट्रैक बाधित है अभी। लेकिन प्रशासन ने राहत कार्य और प्रशासन की रेलवे की टीम पूरी मौके पर है। राहत कार्य जारी है। ट्रेन को रवाना किया जा रहा है। प्रशासन कह रहा है कि जल्दी ही रवाना किया जाएगा ट्रेनों को। अब देख कितना वक्त लगेगा ट्रेनों को रवाना करने में और कितना समय लगेगा प्रशासन को इस पूरे घटना को ठीक करने में। बिल्कुल निकुंज, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। जिस तरह की स्थिति है, 4 डब्बे पटरी से उतर गए हैं, बिल्कुल पलट गए हैं। निकुंज, अगर बात करें हताहत लोगों की, जैसा कि हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि 4 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और रेलवे से संबंधित अधिकारी इस बात के ये बात कह रहे हैं कि कोई हताहत कैजुअलिटी नहीं हुई। क्या इस बात की आशंका है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी राहत बचाव कार्य चल रहा है? जी मैं बता दूं, दरअसल ट्रेन पटरी से उतरी है और 4 डिब्बे पटरी से उतरे, लेकिन ट्रेन पलटी नहीं है, जिससे ना कोई घायल हुआ है ना किसी की कैजुअलिटी है। हालांकि 3 लोगों को चोट आई है, जिनको रेलवे प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। छोटी मामूली चोटें आई, उनकी जान माल को कोई भी खतरा नहीं है। फिलहाल पुलिस प्रशासन और रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर ट्रेन को मरम्मत कराकर जल्दी रवाना करने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि निकुंज बता रहे हैं कि पटरी से महज ये ट्रेनें उतर गई हैं, पलटी नहीं है। और जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की लापरवाही है, एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनें आमने सामने आ रही हैं, तो एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस तरह की लापरवाही हुई कैसे।
उधर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज रायबरेली, अमेठी, फैजाबाद की चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और अखिलेश यादव रायबरेली में 1, अमेठी में 2, सुल्तानपुर में 3 और फैजाबाद में 1 जनसभा करेंगे। तो तीसरे चरण का चुनाव कल समाप्त हुआ और चौथे चरण की तैयारियों में पार्टियां जुट गई हैं और इसी को लेकर जनसभाएं एक के बाद एक शुरू हो गई है। अखिलेश धुआंधार जनसभाएं करेंगे। रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और फैजाबाद की चुनावी जनसभाओं को वो संबोधित करेंगे। अखिलेश यादव रायबरेली में 1, अमेठी में 2, सुल्तानपुर में 3 और फैजाबाद में 1 सभा करेंगे। इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी क्या कुछ कह रहे हैं वो और किस तरह से इन जनसभाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो यूपी के सीएम धुआंधार रैलियों की प्लानिंग, चौथे चरण के मतदान, चुनावी तैयारियों को लेकर ये जनसभाएं 23 तारीख को अगला चुनाव और यहां पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के सीएम अखिलेश यादव आज जो योजना है उसमें रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर और फैजाबाद की चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ खुर्रम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, 3 चरण के चुनाव खत्म हो गए हैं, चौथे चरण की तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो किस तरह से वो तैयारियों में आगे बढ़ती हुई दिख रही है? देखिए, 3 चरण का चुनाव खत्म हो चुका, टोटल 7 चरण होने थे, यानी कि अभी 4 चरण और है और अब पूर्वांचल की बारी है। और पूर्वांचल की हम बात करें तो हिंदी हार्टलैंड कहा जाता है। जाहिर सी बात, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी यहाँ भी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन अगर हम बाकी दलों की बात करें तो बाकी दलों की पहले ही से निगाहें वहाँ थी। अगर वहीं पीएम मोदी की बात करें तो उन्होंने एक बार फिर कमल कार्ड खेला है और उन्होंने कहा है कि अगर ईद में आपको 24 घंटे बिजली मिलती है तो होली और दिवाली में क्यों नहीं, और अगर दिवाली होली में आपको 24 घंटे मिलती है तो ईद और बकरीद में क्यों नहीं। यानी कि उनका ये कहना था कि जो भी भारतीय हैं उन सबका हिंदुस्तान पे कब्जा है और माफ़ करिए, हिंदुस्तान पे उनका हक है और जितने भी जो भी यहाँ की सुविधाएं हैं वो सबको मिलनी चाहिए। यानी कि एक बार फिर 125 करोड़ की जनता की बात जो वो करते हैं, 125 करोड़ भारतीय की जो बात करते हैं, एक बार फिर उन्होंने वो बात कही है। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि आखिर वजह क्या थी। तीसरे चरण के बाद ये कहने की क्या जरूरत है, जब लगातार विकास की बात हो रही है, लगातार इस बात की बात हो रही है कि आपने विकास किया लेकिन किस कॉस्ट पर किया, उस पर सवाल जब उठा रहे थे पीएम मोदी, सीएम अखिलेश यादव पर, तो आखिर इस बात को कहने की क्या जरूरत थी। इसलिए ये भी ज़रूरी है क्योंकि जो पूर्वांचल का इलाका है, जो कि आपको हिंदी हार्टलैंड है, वहाँ पर कम्युनलिज्म बहुत ज़्यादा चलता है। लोग जाति और मजहब को लेकर बहुत सजग रहते हैं और यही वजह है कि पीएम मोदी साम दाम दंड भेद कोई ऐसा मौका छोड़ना नहीं चाहते जिससे कि उन्हें हर फेज में बढ़त मिल सके। 3 फेज का फैसला हो चुका है। जनता जनार्दन अपना फैसला ईवीएम में बटन दबा के कर चुकी है और जब 11 मार्च को पता चलेगा कि इन 3 फेज में आखिर जनता किसके साथ खड़ी रही। लेकिन जो 4 फेज हैं वो इसलिए भी अहम होते हैं कि अगर 4 फेज में आप बेहतर परफॉर्म कर लेंगे तो आप नंबर्स के बेहद करीब आ जाएंगे। तो यही वजह है कि जो हमारे नेता नगरी है वो कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाह रही है। हर फेज वो चाह रहे हैं कि उन्हें बढ़त मिलती रहे। यही वजह है कि सबकी निगाह हिंदी हार्टलैंड पर है और पीएम मोदी का जो हालिया बयान आया है वो इसी के मद्देनजर देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, कल तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ, 61% से ज्यादा मत पड़े और अगर जाति समीकरण की जैसा आप बात कर रहे हैं, भले पार्टी इसे माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं ये समीकरण काम करता है, जातीय धार्मिक समीकरण, और उसी के बरक्स एक तैयारी, एक रणनीति, एक संकेत ये भी मिल रहे हैं, इस तरह के बयान और बातें। खुर्रम, आप बने रहे हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बात कर लेते हैं बीएसपी की। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज दोपहर 1 बजे सुल्तानपुर में चुनावी जनसभा करेंगी और उम्मीद है कि हमेशा की तरह इस बार भी वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी को अपने निशाने पर रखेंगी। और खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें, सभी पार्टियां अपनी अपनी बातें कह रही हैं, यहां बीएसपी की स्थिति क्या ठीक ठीक दिख रही है? देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि जो ये चुनाव है वो सारे राजनीतिक दलों के लिए अहम है, लेकिन अगर हम मायावती की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, तो ये उनके लिए करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि अगर आप पिछले 2014 की बात करिए तो 2014 में लोकसभा में शून्य हो गई थी बहुजन समाज पार्टी
2012 की बात करें तो यूपी की सत्ता से बाहर हो गई थी। अगर 2017 में भी वही हाल रहा, वही स्थिति रही, तो जाहिर सी बात है 2019 में बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं बचेगी बहुजन समाज पार्टी के लिए। आप रिकवर कैसे हो सकते हैं? अगर आप लगातार वेंटिलेटर पर हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उससे रिकवरी होना आपके लिए बहुत दिक्कत भरा काम होगा। और अगर 2017 में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिला तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ता का जो मोराल है वो बूस्टअप नहीं होगा। आप देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है, 27 साल से कांग्रेस कुछ नहीं कर पा रही है। 27 साल यूपी बेहाल का, भले उन्होंने नारा दिया हो, लेकिन 27 साल कांग्रेस बेहाल, ये भी एक हकीकत है। अब मायावती चाहती हैं और मायावती के सामने एक बड़ी चुनौती है, कम से कम वो कांग्रेस जैसा नारा लेने की उनको जरूरत ना पड़े। देखिए कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी थी, कई स्टेट्स में उनकी सरकार लगातार रही, 10 साल वो केंद्र में रहे, तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ा है। और यही वजह है कि यूपी में वो हमेशा दमखम के साथ लड़ते हैं। इस बार भले वो गठबंधन के साथ लड़ रहे हों, लेकिन अगर हम मायावती की बात करें और बीएसपी की बात करें तो उनकी वो स्थिति नहीं है जो कांग्रेस की स्थिति, यानी कि वो बहुत ज्यादा चुनाव हारना अफोर्ड नहीं कर सकती। बहुत बार वो बहुत सालों तक की वो सत्ता से बाहर रहना भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उनके के कारण मायावती इस बार सत्ता बनाना चाहेंगी। और जिस तरीके से जो ट्रेंड आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको उम्मीद लग रही है कि शायद वो कुछ कर सके। लेकिन एक बार फिर बात बिल्कुल साफ है कि वोटर्स खामोश है, किसको वोट कर रहे हैं, किसकी सरकार बन रही है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो मायावती अपना जो आकलन खुद का कर रही हैं, उसी के भरोसे चल रही हैं। और उनका जो खुद का आकलन है वो ये है कि वो मजबूती के साथ सरकार बना रही है। लेकिन जनता जनार्दन खामोश है और मायावती के सामने यही उलझन है कि आखिर वजह क्या है, जनता अपने पत्ते क्यों नहीं खोल रही है, वोट देने के बाद भी नहीं खोल रही है। आखिर वजह क्या है? यही वजह है कि मायावती भी लगातार कैंपेन मूड में है, लगातार वो पीएम मोदी और सीएम अखिलेश और गठबंधन पर लगातार हमले कर रहे हैं। और ये आम जनता को यकीन दिलाना चाह रही हैं कि वो हर तरीके से उनके साथ खड़ी हैं, चाहे वो स्मारक का मामला हो, चाहे मूर्तियों मामला हो। मायावती पिछले 1.5 से पौने 2 साल से यही बार बार दावा कर रही कि अब वो नहीं बनाएंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जनादेश नहीं मिला तो विपक्ष में बैठेंगे और हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि एक बात कही जा रही थी कि अगर नंबर्स कम पड़ते हैं मायावती को तो भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार बना सकती हैं। इसी बात को खत्म करने के लिए मायावती ने बात कही है कि विपक्ष में बैठना पसंद करेंगी, ना कि फ्रैक्चर मैंडेट लेकर जोड़ तोड़ की सरकार बनाएंगी। लेकिन जनता जनार्दन सब देख रही है। अब देखना यही होगा कि जब 7 चरण खत्म होंगे और 11 मार्च की तारीख आएगी और जब ईवीएम खुलेगा, जब ईवीएम का वो बटन दबेगा जिससे मालूम चलेगा ईवीएम में किसको कितना वोट मिला है, तब मालूम चलेगा कि जनता बिल्कुल खुर्रम, तभी चीजें बिल्कुल साफ तौर पर आएगी। वैसे इस बीच में सभी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और मायावती जो दलित और मुस्लिम समीकरण के साथ आगे बढ़ रही थी और इस बीच में जो एक गठबंधन देखने को मिला उसको भी उनके समीकरण को कुछ झटके के तौर पर देखा गया है। लेकिन इन सबके बीच में 300 सीट की बात वो भी कर रही है। क्या कुछ होगा आगे तो वक्त के साथ ही क्लियर हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम। यहाँ पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज दोपहर 1 बजे सुल्तानपुर में चुनावी जनसभा करेंगी और उम्मीद है कि हमेशा की तरह इस बार भी वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी को अपने निशाने पर रखेंगी। और यहाँ राहुल गांधी की अगर बात कर लें तो राहुल गांधी यूपी के रायबरेली, इलाहाबाद, बांदा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और वहीं पार्टी यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद फतेहपुर, बांदा, जालौन और झांसी में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद राज बब्बर जालौन, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रमोद तिवारी और नगमा रायबरेली और प्रतापगढ़ में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जायसवाल आज झांसी में पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और खुर्रम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। खुर्रम, सभी पार्टियों की अपनी अपनी तरीके से आगे रणनीति और बातें आगे बढ़ रही हैं। अगर यहाँ कांग्रेस की बात करें, यहाँ पर उनके सामने क्या चुनौतियां और किस रणनीति के साथ वो आगे बढ़ते हुए दिखा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की स्थिति इसी से बयान होती है कि वो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जहाँ पे कभी 27 साल पहले उनका वर्चस्व हुआ करता था, आज वो गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरी हैं। इसी से आपको मालूम चल सकता है कि 27 साल यूपी बेहाल का वो नारा लेकर आई थी, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करती है और फिर वो उस नारे से बैक ट्रैक कर जाती है, पीछे हट जाती है। तो कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है और बार बार उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। 2019 से पहले वो मैक्सिमम स्टेट्स में गवर्नमेंट में रहना चाहती है, चाहे जैसे रहे। यानी कि अगर वो गठबंधन कामयाब हो जाता है तो एक स्टेट उनको और मिल जाएगा और अगर उत्तर प्रदेश मिलता है तो जाहिर सी बात है उनका 2019 के लिए उनको बड़ा मोरल बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि बिहार में ऑलरेडी वो सरकार में है। लेकिन जो दिक्कत बड़ी है कांग्रेस के सामने वो ये है कि वो अब
नुक्कड़ जो चर्चाएं होती है उसका भी हिस्सा नहीं होती है। और इस गठबंधन के साथ इसको एक फायदा जरूर मिला है कांग्रेस को, कम से कम उसमें उनको लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया, बात करना शुरू कर दिया। भले वो गठबंधन की बात करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस जरूर होती है। दूसरी बात, कांग्रेस के जो युवराज है राहुल गांधी, जो उस पर भविष्य देख रही है कांग्रेस अपनी पार्टी का, उनके सामने दिक्कत ये है कि वो कैंपेन जरूर करते हैं लेकिन उनको सीरियसली कोई नहीं लेता, ना जनता लेती है ना उनकी खुद की पार्टी उनको लेती है। उनको खुद को प्रूव करना है कि वो जो कहते हैं, जो सुनते हैं, जो समझते हैं, उसका कोई एथिक्स होता है, उसकी कोई वैल्यू होता है, उसका कोई वजन होता है। लेकिन राहुल गांधी के साथ जो दिक्कत है वो ये है कि अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिल पाई। अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता यहाँ तक कह डालते हैं कि जब उन्होंने सुना कि राहुल गांधी कैंपेन के लिए आ रहे हैं तो उनको तसल्ली हुई कि चलो अब हम चुनाव जीत जाएंगे, हमें ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो नेगेटिविटी राहुल गांधी के साथ चल रही है वो तभी दूर होगी जब कहीं ना कहीं उनके कैंपेन के भरोसे, उनके कैंपेन के जरिए कांग्रेस किसी स्टेट में या फिर वापस सत्ता में लौटती है दिल्ली में, तब उनकी नेगेटिविटी दूर होगी। लेकिन राहुल गांधी लगातार ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कैंपेन करते हैं, जो राजनीति करते हैं, वो एथिक्स की राजनीति करते हैं। भले उन्हें लोग पप्पू कहें, लेकिन वो वही बात करते हैं जो एथिकल होती है। अब देखना यही है कि बिल्कुल जिस तरह से अगर आंकड़ों को देखा जाए 2014 में जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी वो आंकड़ा घटता हुआ, और एक तरह से जो बीजेपी लगातार कहती रही है कि कांग्रेस मुक्त भारत, उस दिशा में आगे बढ़ती हुई चीजें दिख रही हैं। खैर फिलहाल अभी तात्कालिक फायदा हो या ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म की तैयारी कांग्रेस करती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम इस तमाम जानकारी के लिए। और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इलाहाबाद के अंदावा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और इस दौरान वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बीएसपी पर जुबानी हमले कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों के लिए छुटपुट घटनाओं के बीच 61.16% मतदान हुआ। तीसरे चरण में फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर जिले की 69 सीटों पर 61.16% वोट पड़े। साल 2012 में तीसरे चरण में 59.96% मतदान हुआ था। जो 5 PM के बाद हम जो रिपोर्ट्स लेते हैं, एक डीएम से लेते हैं, जो आरओ से लेते हैं फीडबैक, और एक हमारा डैशबोर्ड है आईटी का, जिससे हम फाइनल कंपाइल करके अप्रोक्सीमेट परसेंटेज निकालते हैं। हमारा जो परसेंटेज है 61.16 आया है। ये इन कंपैरिजन टू लोकसभा 2014 में 58.44 आया था और असेंबली इलेक्शन 2012 में 59.96 है। लेकिन 61.16 के बाद भी हमारा क्यूज थे, सीतापुर में, बाराबंकी में काफी जगह क्यूज थे। अभी तक हमको जो परसेंटेज मिला है उसमें सीतापुर लीड कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 69.5%, और सेकंड जो है बाराबंकी 68.13% है। ये हमारे फिगर्स हैं। तो पिछली बार की तुलना में मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। उधर मैनपुरी में लालू जाटौर नाम के एक दलित को बीएसपी को वोट देने का खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। घटना थाना वेबर इलाके के नगला ताल गांव की है। आरोप है कि गांव के ही दबंग शख्स लल्लू उर्फ विक्रम ठाकुर पर यह आरोप लगा है। आरोप है कि लल्लू उर्फ विक्रम ठाकुर जबरन लालू जाटौर से बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाना चाहता था, लेकिन जब दलित युवक ने बीएसपी उम्मीदवार को वोट दे दिया, इसी बात से तमतमाए दबंग विक्रम ठाकुर ने दलित लालू के घर जाकर उसे गोली मार दी। आनन फानन में लालू के परिजन उसे बेबर स्थित अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन कुछ भी बोलने से बच रही है। वहीं हत्या का आरोपी लल्लू उर्फ विक्रम ठाकुर फरार बताया जा रहा है। कई की वोट काट रहे हो तो मैंने फूल में डरियो आगे मैंने डरियो बस जाई की लड़ाई भाई और जाई एकदम जाने गोली मारी है। किसने मारी है? ठाकुर का लड़का है लल्लू राम। गांव में रहते हैं? हाँ गांव में रहते हैं। क्यों मारी? क्या कह रहे थे? कमर के फूल में डालना, हाथी में डालना। तो लोकतंत्र के महापर्व में बदलते वक्त के साथ कुछ इस तरह से तस्वीरें भी सामने आई है, जहां लोगों ने तीसरे चरण के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर किसी का जोश मतदान के दौरान कुछ अलग ही था। तो कौन सी वो तस्वीरें थी जो आपको खुश कर देंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में आपने आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा, पार्टियों की जोर आजमाइश देखी और चुनाव आयोग की
वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की कोशिशों को भी देखा, लेकिन विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में जो दिखा वो वाकई लोकतंत्र की जीत को दिखाता है। मतदान को लेकर हर सीट पर मतदाता जागरूक दिखाई दिए, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में बाराबंकी की सीट एक मिसाल कायम कर गई। यहाँ 100 साल के बुजुर्ग ने मतदान किया। मतदान को लेकर युवाओं में भी जोश कम नहीं था। उन्नाव, बाराबंकी, कानपुर, सीतापुर और लखनऊ में नई नवेली दुल्हनों ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। चुनाव आयोग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लंबे समय से कोशिशें कर रहा है। इसके लिए जगह जगह आदर्श मतदान बूथ बनाए गए। दिव्यांगों के लिए खास इंतजाम किए गए थे, जिससे उनको वोट देने में कोई परेशानी न हो। हम लोगों की कोशिश थी कि पहले 3 घंटे में सारे दिव्यांग भाई सारे वोट कर लें, और पूरी व्यवस्था उनको लाने के लिए ऑटोज की, यहाँ पे व्हील चेयर्स की और कुछ जगह एम्बुलेंसेज की गई। तीसरे चरण के चुनाव में हर वर्ग ने अपनी भागीदारी दी, जो कई मायने में लोकतंत्र के लिए एक सुखद तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ने के लिए राज्यपाल राम नाईक ने कहा है कि जिस भी मतदान केंद्र पर 100% मतदान होगा उसे वे खुद राजभवन बुलाकर सम्मानित करेंगे। वहीं राज्यपाल ने पिछले चरणों में हुई बम्पर वोटिंग पर खुशी जाहिर करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत बताया। इस दौरान राज्यपाल गायत्री प्रजापति पर बोलने से नहीं चूके। उन्होंने लोगों से कहा कि गायत्री प्रजापति के प्रकरण से ये पता चलता है कि राज्य में कानून व्यवस्था कैसी है। गायत्री प्रसाद के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय किया है। अब मामला न्यायालय में चलेगा और मुझे ऐसा लगता है कि सारे उत्तर प्रदेश के मतदाता भी ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की कानून व्यवस्था है, वो भी देख रहे हैं, और देखने के बाद अपना निर्णय देने का क्षण उनके पास, अधिकार उनके पास आया है, तो वो तय करेंगे किस प्रकार से अपना मतदान करना। और इन सब के बीच में उत्तर प्रदेश में अब बहुमत के नहीं 300 प्लस के दावे हो रहे हैं। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी, BSP और BJP सभी पार्टियों के यही दावे हैं। सवाल है, क्या सबके दावे ख्याली दावे हैं? क्या कोई भी दल जा पाएगा 300 के पार? उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के मतदान में बड़ा सवाल यही बन रहा है कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चेहरे का जादू चलता है या नहीं। सैफई में अपना वोट डालने के बाद अखिलेश यादव ने दावों में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर हो रही वोटिंग से ये जाहिर हो रहा है कि पार्टी के भीतर घात जैसे सारे सवाल पीछे छूट चुके हैं और लोगों ने सपा की सरकार बनाने का मन बना लिया है। अखिलेश ने यहाँ अपनी मुंह बोली बुआ मायावती को हराने की भविष्यवाणी भी कर दी। अखिलेश से पहले मायावती खुद को चुनाव के 3 दौर की चैंपियन बता चुकी थी। हाथ का साथ है तो स्वाभाविक है कि हैंडल के साथ हाथ जुड़ जाए तो सोचो साइकिल कितनी तेज चलेगी। आखिरकार जो भाषा और जो हम देख रहे हैं उनका आचरण, लगता है बहुत पीछे चली गई है वो। मैं ये कह सकती हूँ कि तीसरे चरण में भी बहुजन समाज पार्टी वोट के मामले में नंबर 1 पर रहेगी और आगे जितने भी चरण बचे हैं उन सभी चरणों में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पर रहेगी। चुनावी सियासत में नेताओं की ये परंपरागत आदत रही है कि जमीनी हालत जो भी हो, कोई भी अपनी हार या कमजोर पड़ने की बात नहीं करता। इसे अपने पक्ष में माहौल बनाने की चुनावी रणनीति के रूप में देखा जाता है, जिसमें आज सपा और BSP के साथ BJP भी पीछे नहीं है। चुनाव के तीसरे दौर के दिन ही अपने अपने दावों की झोली में तमाम पार्टियां 300 सीटें डाल चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी की अकेले ही अपने बलबूते पर सरकार बनने के लिए जा रही है और कम से कम 300 के करीब सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने के लिए जा रही है। लेकिन कितने सीट जीतने जा रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन? 300 से ज्यादा, 300 प्लस। कितनी सीटें हम सब लोग पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि हम लोग 300 से भी अधिक सीटें लेकर आएंगे और सरकार बनाएंगे। तीसरे दौर के 12 जिलों में से फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी और इटावा सपा के गढ़ माने जाते हैं। तीसरे दौर की सभी 69 सीटों की बात करें तो 2012 में सपा ने 55, BSP ने 6, BJP ने 5, कांग्रेस ने 2 और निर्दलीय ने 1 सीट जीती थी। प्रचार में मुलायम पूरी तरह सक्रिय नहीं दिखे। मतदान से ऐन पहले तक एक दूसरे पर अखिलेश शिवपाल के हमले भी जारी रहे। इन सब ने सपा के गढ़ की और लोगों की निगाहें और खींच ली। हालांकि मतदान के दिन सैफई में मौजूद मुलायम परिवार ने यह संदेश देने की पूरी कोशिश की कि हम सब एक हैं।
समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी तो मैं सबको कह रही हूँ, सब लोग वोट दें, क्योंकि ये वोट का समय है, आपका अधिकार है वोट देना, और जो डेवलपमेंट हुआ है तो उसके लिए वोट दें। ये सब पुरानी बातें हैं, अब आपको इसमें पीछे नहीं, अब आप आगे की सोचेंगे। देखिए, हम जो है परिवार हैं और हम लोग यहाँ वोट करने आए हैं। आप लोगों को अभी भी कुछ कलह लग रही है तो ईश्वर मालिक है। सीएम अखिलेश हो, मायावती या फिर बीजेपी नेता, बयानबाजी से सब अपनी सत्ता बना चुके हैं। सबके दावों का सच 11 मार्च को वोटों की गिनती के दिन ही सामने आएगा। जनता सियासी बयान नहीं देती, चुनावों में पार्टियों और नेताओं का हिसाब करती है। सैफई से अनामिका सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव निपटने के बाद अब 11 मार्च को मतगणना का सभी को इंतजार है। वहीं 15 फरवरी से 11 मार्च तक ईवीएम मशीनों को प्रदेश के हर जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच में रखा गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो सके। वहीं देहरादून जिले की सभी 10 विधानसभाओं की ईवीएम मशीनों को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में रखा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ योगेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ अगर मतगणना की बात करें, और जैसा मैंने बताया इससे जुड़ी और क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग ने जिस तरह से सफलतापूर्वक चुनाव निपटाए, उसके बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब चुनाव आयोग के पास रह गई है वो रह गई है मतगणना की। मतगणना को लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। वहीं जब हम बात करते हैं ईवीएम मशीनों की, तो क्योंकि 15 तारीख को इस बार इलेक्शन हुए हैं और 11 मार्च को मतगणना होनी है, तो एक लंबा समय है दोनों के बीच में। तो ईवीएम मशीनों को किस तरह से सुरक्षा पूर्वक से रखा जाए, उसके लेकर जो है चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है जो पूरी तरह से डार्क रूम है, वहां पर एक लाइट भी नहीं जा रही है, लाइट की एक रोशनी की किरण तक उसके अंदर नहीं जा सकती है। वहीं सुरक्षा की जब हम बात करते हैं तो सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को लेकर जो है उसमें तीन चरण की सुरक्षा दी गई है, जिसमें पहली जो चरण है वो है यहाँ के स्टेट पुलिस की। जो स्टेट पुलिस है वो जो है बाहर की सुरक्षा देख रही है। उसके बाद जो बीच की सुरक्षा है वो है जो पीएसी के जवान है, पीएसी के जवानों को उसमें लगाया गया। वहीं जो सबसे ज्यादा जो सुरक्षा को लेकर मद्देनजर जो लोग हैं वो है पैरामिलिट्री की फोर्स, जो कि आईटीबीपी के जवान हैं। अंदर आईटीबीपी के जवान जो है वो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग जानता है कि जिस तरह से उसने बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश इस जानकारी के लिए। तो 3 सुरक्षा घेरे में इसे रखा गया है, जैसा कि योगेश बता रहे हैं, और अब इंतजार है 11 का। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के मतदान की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। बीएमसी चुनाव के लिए मुंबई में कल मतदान होना है और चुनाव के लिए रविवार शाम को प्रचार थम गया। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि 19 फरवरी की शाम 7 बजे के बाद किसी भी पार्टी की तरफ से प्रचार नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग के आयुक्त JS सहारिया ने अपने बयानों में पहले भी कई बार बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले पार्टी उम्मीदवारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी पार्टियों के बीएमसी का भविष्य अब उन लोगों के हाथ में है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि लोग किसे चुनकर लाते हैं और किससे अपने वोटों की चोट देते हैं। और कुशल पाटिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता मुंबई से। कुशल, जिस तरह से चुनाव को लेकर अब चुनाव प्रचार थम गया है, क्या कुछ इससे जुड़ी हुई ज्यादा जानकारी? जी, मुंबई महानगर पालिका के जो चुनाव आने वाला है उसका कल प्रचार का आखिरी दिन था। चुनाव आयोग ने पहले ही ये स्थित किया था कि 19 तारीख की शाम 7 बजे के बाद किसी तरह का प्रचार नहीं किया जा सकता, और उन्होंने कहा था कि जो इसका उल्लंघन करेगा उस पर एक भारी मात्रा से फाइन का इम्पोजिशन होगा और जो है उस पर कार्रवाई होगी, एकदम कठिन कार्रवाई होगी। और ये भी कहा गया कि सारे पार्टियों को एक नोटिस दिया गया कि इसके बाद जो उल्लंघन करेगा, जो एक बेसिक रूल ब्रेक करेगा, उस पर भी एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा था कि पहले ही कई उल्लंघन हो चुके हैं और उन्हें अब और उल्लंघनों का
जो है महत्व समझना चाहिए, क्योंकि और उल्लंघन अगर होता है तो इस पर फाइन भी हो सकता है और कैंडिडेट का जो है सीट भी निकाल सकते हैं। 2275 कैंडिडेट्स जो है वो लड़ रहे हैं 227 सीटों के लिए, और भारी मात्रा से एक मेजॉरिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि 51% की जो मेजॉरिटी है वो 114 सीटों से ही आ सकती है। कल जो है 21। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चुनाव आयोग इस मामले पर अपनी सख्ती दिखाता हुआ। बात कर लेते हैं झारखंड की, जहां सरकार मोमेंटम झारखंड के बाद अपनी सफलता गिनाते नहीं थक रही है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी जेएमएम लगातार मोमेंटम झारखंड की फजीहत करने में लगी है। जेएम नेता विनोद पांडे ने मोमेंटम के बहाने रघुवर सरकार पर खनिज संपदा का दोहन, गरीब आदिवासियों की जमीन छीनने की साजिश रचने का आरोप लगाया। जेएमएम का कहना है कि मोमेंटम झारखंड में सरकार ने जितनी भी कंपनियों के साथ एमओयू किया है, उन कंपनियों का उद्योग झारखंड में पहले से ही लगा हुआ है। वहीं जेएमएम के आरोपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने पलटवार करते हुए कहा कि जेएमएम अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए सरकार पर ओछे आरोप लगा रही है। और राज्य सरकार के निर्देश पर झारखंड के मंत्री आज से कार्यकर्ता दरबार वो शुरू करेंगे और बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में लगने वाले कार्यकर्ता दरबार में झारखंड सरकार के मंत्री कार्यकर्ताओं की फरियाद सुनेंगे। आज के कार्यकर्ता दरबार में श्रम मंत्री राज पालीवाल और कृषि मंत्री रणधीर सिंह के सामने कार्यकर्ता अपनी फरियाद करेंगे। और ज्ञान रंजन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञान रंजन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कार्यकर्ताओं को लेकर, इस तरह की कवायद की जा रही है, क्या कुछ इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी? जी, झारखंड की खबरों की बात करें तो आज से राज्य सरकार के निर्देश पर झारखंड सरकार के मंत्री कार्यकर्ता दरबार लगाएंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में ये कार्यकर्ता दरबार का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए मंत्रियों की लिस्ट तैयार की गई है। इसी कड़ी में आज श्रम मंत्री राज पालीवाल और कृषि मंत्री रणधीर सिंह कार्यकर्ता दरबार लगाएंगे। दरअसल कार्यकर्ता दरबार के पीछे मकसद ये है कि लगातार जिस तरह से रघुवर दास की सरकार बनने के बाद जिस तरह से कार्यकर्ताओं के मन में एक तरह से आया, ये बातें घर कर गई थी कि सरकार कार्यकर्ताओं पर, जो पार्टी कार्यकर्ता हैं उन पर ध्यान नहीं देती, और इसकी मरमरिंग काफी दिनों से चल रही थी। और इसको लेकर के कई जगह पर खुलकर तो नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर विरोध के स्वर भी उभर कर सामने आ रहे थे। कार्यकर्ताओं की सरकार में नहीं सुनी जा रही थी। किसी भी तरह के काम होते थे तो सरकार के स्तर पर कार्यकर्ताओं की बातों को या उनके पदाधिकारी उनकी बातों को नहीं सुनते थे। इससे कई कार्यकर्ता और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी कई नाराज थे। ये बातें भी सरकार के समक्ष आई। और इस बीच जिस तरह से लगातार जो जनता दरबार चल रहा था सीएमओ में, वो पिछले 6 महीने से बंद है। इसको लेकर के भी जनता की बातें सरकार तक नहीं जा पाती थी। इन सारी बिंदुओं को ध्यान में रखकर सरकार ने पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच की दूरी को पाटने के लिए मंत्रियों का कार्यकर्ता दरबार आज से शुरू कराने का फैसला लिया है। ये कार्यकर्ता दरबार आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो यहाँ पर पार्टी में बेहतर तालमेल रहा, उसको लेकर ये कवायद। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की बात कर ले तो वहां पर वार्ड ड्यूटी निभाने वाली 100 से ज्यादा नर्सें बीते शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। दरअसल नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ने निरीक्षण के बाद रिम्स नर्सिंग फैकल्टी में कमी को आधार बनाते हुए सत्र 2016-17 की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया है। वहीं अपना भविष्य खराब होने की चिंता से रिम्स की छात्राएं हड़ताल पर हैं और हड़ताली छात्राओं ने बरियातू थाना पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कुछ पुलिसकर्मियों ने हड़ताली छात्राओं और उनका साथ दे रहे एनएसयूआई के छात्रों के साथ मारपीट की। वहीं छात्राओं के आरोप को थाना प्रभारी ने खारिज किया है। की मांग जो है मान्यता रद्द कर दी गई है, जो हम लोगों को चाहिए, और परमानेंट फैकल्टी जो हमें चाहिए वो जब तक फुलफिल नहीं होगा, हम लोगों को नहीं दिया जाएगा, हम लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। पुलिस लोग आए थे, वो लोग किस मंशा से आए थे वो तो नहीं पता, बट उन लोगों ने हमें डराया, धमकाया, हमारे ऊपर हाथ भी उठाने की कोशिश की, लात भी उन लोगों ने चलाया। कॉपरेशन नाम का बिल्कुल भी चीज नहीं था। और ज्ञान रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञान रंजन, जिस तरह से हड़ताल और ये तमाम चीजें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, ठीक एक्चुअल स्थिति इसकी है क्या और किस तरह से इसमें कार्रवाई या पुलिस प्रशासन का क्या कहना? दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो लगातार 3 दिनों से रिम्स जो सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट है झारखंड का, वहां की नर्सिंग छात्राओं ने हड़ताल कर रखा है और इसको लेकर
पूरी की पूरी रिम्स की व्यवस्था चरमराई हुई है। लगातार 3 दिनों से ये हड़ताल है। रिम्स प्रबंधन के द्वारा लगातार ये कोशिश भी की जा रही है कि हड़ताल को समाप्त किया जाए, लेकिन जिस तरह से हड़ताल पर बैठी छात्राओं ने साफ तौर पर रिम्स प्रबंधन को ये कहा है कि जब तक उन्हें नर्सिंग काउंसिल से प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, मान्यता की कॉपी को नहीं दिखाया जाएगा, तब तक वे लोग लगातार हड़ताल में जारी रहेंगे, उन लोगों का हड़ताल जारी रहेगा। और बहुत शुक्रिया आपका इस पर जानकारी देने के लिए। और वक्त के साथ ही चीजें क्लियर होगी कि आखिरकार इसमें हुआ क्या, इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। बात कर लेते हैं उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड के, जहां पर अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु जैसी राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री टी.आर. जेलियांग ने इस्तीफा दे दिया। राज्य के शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के खिलाफ नगा गुटों के हिंसक आंदोलन के बाद से जेलियांग के खिलाफ बगावती सुर उठने लगे थे। नगा विद्रोही गुट जेलियांग के इस्तीफे की मांग पर अड़े थे और एपीएन की खबर पर मुहर लगी है। एपीएन ने आपको पहले ही बता दिया कि नागालैंड के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं और आज उन्होंने औपचारिक रूप से इस्तीफा दिया है। और बात क्रिकेट की, आज आईपीएल के लिए 351 क्रिकेट खिलाड़ियों की बोली लगेगी। ये बोली बेंगलुरु में लगेगी और इस बोली में 122 विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे। इसके लिए आईपीएल की सभी 8 टीमों ने उन खिलाड़ियों की अंतिम सूची आईपीएल प्रशासन को उपलब्ध करा दी है। आपको बता दें कि पहले आईपीएल नीलामी में 799 खिलाड़ियों को शामिल किया गया था, जिसे अब घटाकर 351 कर दिया गया है। वहीं 122 विदेशी खिलाड़ियों में से 6 खिलाड़ी एसोसिएट्स देश के हैं, 5 खिलाड़ी अफगानिस्तान के हैं और 1 यूएई के। इस लिस्ट में भारत के 23 क्रिकेट खिलाड़ियों को शामिल किया गया है और इस सीजन में आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी साल 2018 में होने वाले आईपीएल के 11वें संस्करण में नीलामी के लिए उपलब्ध होंगे। साथ ही 2018 में होने वाले आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स टीमों की वापसी होने की उम्मीद है। और आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें इलेक्शन एक्सप्रेस में। मैनपुरी में लालू जाटव नाम के एक दलित को अपना वोट बीजेपी को न देना, बीएसपी को देने पर उसका खामियाजा उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। घटना थाना वेवर इलाके के नगला ताल गांव की है। आरोप है कि आरोपी गांव के ही दबंग शख्स लल्लू पर यह आरोप लगा है। विक्रम ठाकुर पर यह आरोप लगा है। आरोप है कि दबंग विक्रम लालू से बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाना चाहता था, लेकिन लालू ने अपना वोट बीएसपी को दिया और इसी बात से खफा विक्रम ने लालू की गोली मारकर हत्या कर दी। किसने मारी है? ठाकुर का लड़का है लल्लू राम। गांव में रहते हैं? हाँ गांव में रहते हैं। उधर मकान में। क्यों मारी? क्या कह रहे थे? कमर के फूल में डालना, हाथी में डालना। गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी विद्यासागर सोनकर के समर्थन में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच से बोलते हुए रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनते ही अपराधी 48 घंटे के भीतर या तो जेल की सलाखों में होंगे या फिर ऊपर जाकर राम राम कहेंगे। साथ ही कहा है कि जिन बहालियों में फर्जीवाड़ा हुए हैं उनके दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।